हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम टू द टेक इजी क्लासेस। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लिया है जो भी हमारे एसएससी जेईएन या कोई भी स्टेट के जेईएन एएन के एग्जाम्स होते हैं या गेट या पीएसयूज में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोगों ने डिस्कस किया था और बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज जो हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आज जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रावर्स बैलेंसिंग एंड एंगल्स। ट्रावर्स को बैलेंस कैसे किया जाता है और उसके अंदर जो एंगल्स होते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, वो क्या होते हैं, उनका फॉर्मूलाज क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, Which of the following implies the correct set of methods employed for balancing the traverse? अभी balancing the traverse इसके हमारे पास है चार मेथड। कितने? चार। एक है बॉर्डिच, दूसरा है ट्रांजिट, third one is graphical and the fourth one is axis। ठीक है, हमारे पास चार मेथड है, बॉर्डिच, ट्रांजिट, ग्राफिकल और एक्सिस। अभी बॉर्डिच और जो ट्रांजिट है वो किसको बैलेंस करने के लिए काम आते हैं? लैटिट्यूड और डिपार्चर को। डिपार्चर, ठीक है, लैटिट्यूड और डिपार्चर को बैलेंस करने के लिए काम आता है। जो ग्राफिकल मेथड है वो ग्राफ्स के थ्रू हम रफ कैलकुलेशन करते हैं, रफ कैलकुलेशन करते हैं। और किस पर बेस्ड है? ये बॉर्डिच पर बेस्ड है, बॉर्डिच का ही मेथड है, ये बॉर्डिच के ही जो प्रिंसिपल्स है उस पर वर्क करता है। एक्सिस है, ये किस पर काम करता है? लीनियर मेजरमेंट्स जो होते हैं। ठीक है, अभी इन चारों में से सबसे ज्यादा जो प्रिसाइज है वो कौन सा है? बॉर्डिच है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कौन सा है? बॉर्डिच। हमारे जो भी एग्जाम हो गए, चाहे वो डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गए, उनमें बॉर्डिच पर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो डिग्री और डिप्लोमा वाले हैं उन पर या तो कैलकुलेशन आ जाएगी या फिर उसका डेरिवेशन आ जाएगा, कुछ भी आएगा, पर बॉर्डिच से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो चलिए हम फर्स्ट का हम आंसर देख लेते हैं, कौन सा बॉर्डिच मेथड होता है, एक्सिस मेथड, ग्राफिकल मेथड और ट्रांजिट मेथड। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल्स आर लेस इफेक्टेड बाय द करेक्शन अप्लाइड ड्यू टू ट्रांजिट मेथड देन बॉर्डिच मेथड। बताया बॉर्डिच मेथड हमारा क्या है? प्रिसाइज है। ठीक है, तो ये क्या होगा? लेस अफेक्टेड होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट रिक्वायर द कैलकुलेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हमें लैटिट्यूड और डिपार्चर की कैलकुलेशन नहीं करनी होती? वो होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। क्यों? क्योंकि ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ्स के थ्रू बताते हैं और रफ कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वन इज, बैलेंसिंग मेथड कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन। जो हम ट्रावर्स को बैलेंस करते हैं, ये हो गया हमारा ट्रावर्स, ये ओपन ट्रावर्स है, ये है क्या है हमारा? ओपन। ये क्या है? क्लोज ट्रावर्स। ठीक है, जो हमारा बैलेंसिंग करना होता है वो किसके लिए बेस्ट होता है? ये शेप कौन सी हो गई? पॉलीगन हो गई। तो किसके लिए? सर्वे फॉर्म्स क्लोज्ड पॉलीगन ट्रावर्स। क्लोज ट्रायंगल नहीं होता, इरेगुलर शेप तो बिल्कुल भी नहीं होता, सर्कुलर भी नहीं होता। जो पॉलीगन ट्रावर्स है वही हम यूज में लेते हैं जब हमें बैलेंसिंग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड कैन ऑल्सो बी नोन एज कंपास रूल। कंपास रूल को ही क्या बोलते हैं? बॉर्डिच मेथड भी बोलते हैं। बॉर्डिच का ही दूसरा नाम क्या है? कंपास मेथड। तो बॉर्डिच मेथड मैंने बताया ना, बॉर्डिच से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक बार बॉर्डिच मेथड को है आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, बॉर्डिच मेथड कैन बी अप्लाइड इवन लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स आर नॉट प्रिसाइज। जो हमारा बॉर्डिच मेथड है वो हमेशा क्या करता है? प्रिसीजन पर काम करता है। किस पर काम करते हैं? प्रिसीजन पर काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। इन ऑर्डर टू कंप्लीट ट्रावर्स कंप्यूटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज टू बी कैरिड आउट फर्स्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये हमारा ट्रावर्स, ये एंगल्स क्या हो गए? हमारे इंटीरियर एंगल्स। और ये एंगल्स हमारा क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल्स। और जो प्रीसीडिंग लाइन वाला एंगल होता है इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल्स।
डिफ्लेक्शन एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल। तो सबसे पहले अगर हमें कंप्यूटेशन करना है तो सबसे पहले हम किसको एडजस्ट करते हैं, जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसको हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं और एडजस्ट करते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। ठीक है, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है हमारा वो होता है हमारे पास 2n+4 इंटू 90 डिग्री। अगर आपसे इंटीरियर पूछा जाए तो 2n-4 होता है, और अगर आपसे एक्सटीरियर पूछा जाए तो 2n+4 होता है। और इधर n क्या है, n हमारी नंबर ऑफ साइड्स हो गई ट्रावर्स की, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रावर्स। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, इंटीरियर एंगल पूछा, तो क्या हो जाएगा 2n-4, और 2n+4 किसका होता है, एक्सटीरियर एंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, नहीं सिलेंड्रिकल नहीं स्फेरिकल नहीं, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उन पर हमारा ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स वर्क करता है। 10th क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ ट्रावर्स इज, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा मेथड होता है, बॉर्डिच मेथड। कौन सा होता है, बॉर्डिच मेथड। 12th, न्यूमेरिकली यूजिंग ट्रांजिट मेथड कैलकुलेट द करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड ऑफ बीसी। हमें क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होती है, स्टेप नंबर 1, वो क्या होता है, टोटल एरर इन लैटिट्यूड। हमारे लैटिट्यूड में टोटल एरर कितनी आ रही है, तो -264.97 प्लस 182.96 -79.62। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल एरर इन लैटिट्यूड कितना आ रहा है, -2.39। फिर हम क्या करते हैं, टोटल पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स। जब भी पेरीमीटर की बात करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, हमारी जितनी भी साइड्स है उनको हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो 125.91 प्लस 198.57 प्लस 229.88, इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा टोटल पेरीमीटर आ जाएगा 554.36 मीटर। ये हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 2। ये है स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, टोटल एरर इन लैटिट्यूड निकालना होता है। स्टेप नंबर 2 में हमें टोटल पेरीमीटर निकालना होता है ट्रावर्स का। फिर हमें क्या करना होता है, सम ऑफ लैटिट्यूड करना होता है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है, सम ऑफ लैटिट्यूड। सम ऑफ लैटिट्यूड में क्या हो जाएगा हमारा 264। अभी एक कंफ्यूजन हो सकता है, टोटल एरर में हमने ये जो साइन है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, उनको भी कंसीडर किया है, लेकिन सम ऑफ लैटिट्यूड में हम साइंस को कंसीडर नहीं करेंगे, सीधा वैल्यूज रखेंगे। तो 264.97 प्लस 182.96 प्लस 79.62 प्लस 79.62, इनको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 527.55 मीटर। हो गया, हमने 3 स्टेप की। फर्स्ट स्टेप किया, टोटल एरर निकाला लैटिट्यूड में, टोटल पेरीमीटर निकाला और सम ऑफ लैटिट्यूड निकाला। अभी हमें क्या निकालना है, करेक्शन। करेक्शन का फॉर्मूला होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, करेक्शन करेक्शन इक्वल्स टू लेंथ। हमें किसका निकालना है, बीसी का निकालना है, तो लेंथ ऑफ बीसी आ जाएगी हमारी। ठीक है, सॉरी लेंथ ऑफ बीसी नहीं, लैटिट्यूड ऑफ बीसी जो भी आ रही है हमारी, लैटिट्यूड ऑफ बीसी आ जाएगा इनटू क्या आ जाएगा हमारा, टोटल एरर, एरर इन लैटिट्यूड अपॉन सम ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, लेंथ ऑफ बीसी, लैटिट्यूड ऑफ बीसी आ गया, एरर इन लैटिट्यूड अपन सम ऑफ लैटिट्यूड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टेप नंबर 4 है ये।
स्टेप नंबर 4 में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0.829। 0.829 किस में है? 0.829 हमारा है नेगेटिव एरर आ रहा है। जब भी नेगेटिव एरर आता है तो जो हमारा करेक्शन है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। करेक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या किया हमने 182.96 को प्लस किया 0.829 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 183.789। 183.789 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमें कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। फर्स्ट स्टेप है हमारा टोटल एरर निकालना है, पैरामीटर निकालना है और सम ऑफ लैटिट्यूड निकालना है। ये निकाले, फिर हमें करेक्शन बताना है कि करेक्शन कितना आ रहा है टोटल। तो करेक्शन कैसे पता चलेगा? हमारा लैटिट्यूड ऑफ बीसी जो भी हमारी लेंथ आ रही 182.96 इंटू एरर इन लैटिट्यूड अपॉन सम ऑफ लैटिट्यूड। एरर हमारा आ रहा था उधर से -2.39, सम हमें दे रखा है 527.55, लैटिट्यूड ऑफ बीसी कितना है? 182.96। ये आया। हमारा जो करेक्शन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। जब नेगेटिव करेक्शन आता है तो जो करेक्टेड लेंथ होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, ऑपोजिट होता है। और जब करेक्शन हमारा पॉजिटिव आता है तो करेक्टेड लेंथ नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसवर्स मेथड एंगल्स आर मेजर्ड बाय थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल्स। जब भी हमें लीनियर मेजरमेंट या एंगुलर मेजरमेंट करना होता है तो हम सीधा डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, सीधा हम कैलकुलेशन करते हैं, सीधा हम वैल्यूज देखकर हम मेजर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, इन ट्रांसवर्सिंग by direct observation of angles magnetic bearing of one line can also be measured। हाँ बिल्कुल, जब हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना होता है तो हम किसी एक लाइन की भी मैग्नेटिक बियरिंग निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रांसवर्सिंग बाय इंक्लूडेड एंगल्स कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? इट कम्स अंडर बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल्स। जब हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ये डिफरेंस है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में हम जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, सपोज थियोडोलाइट हो गया, तो थियोडोलाइट की हेल्प से हम डायरेक्ट जो भी हमारा एंगल आ रहा है या जो भी हमारी लेंथ आ रही है वो हम डायरेक्टली मेजर करें बिना किसी की हेल्प लिए, तो वो हो जाता है हमारा डायरेक्ट मेथड। 16 क्वेश्चन, एट ए स्टेशन इज ईदर ऑफ द टू एंगल्स बाय टू सर्वे लाइंस मीटिंग देयर, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। और डिफ्लेक्शन एंगल हमारा होता है जब प्रीसीडिंग लाइन का एंगल होता है। प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाली लाइन का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। इंक्लूडेड एंगल्स कैन बी मेजर, इंक्लूडेड एंगल्स को हम क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अभी आप बोलोगे कि सी और डी में डिफरेंस क्या है? उधर भी क्लॉकवाइज है, इधर भी काउंटर क्लॉकवाइज है। डिफरेंस ये है कि क्लॉकवाइज एंड है इधर और इधर क्या है? और एंड का मतलब है कि इधर हमें क्लॉकवाइज भी करना पड़ेगा और काउंटर क्लॉकवाइज भी करना पड़ेगा। डी का मतलब है कि हमें क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो इसमें सी वाले में तो दोनों करना पड़ेगा, डी वाले में कोई भी एक करना होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर प्रिफरेबल कौन सा होता है? थियोडोलाइट के लिए जो प्रिफरेबल होता है वो होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। मोस्टली हम क्लॉकवाइज ही मेजरमेंट लेते हैं। All angles are preferred to measure clockwise because of the graduation of theodolite circle increase in this direction। अभी मैंने बताया क्लॉकवाइज प्रेफर करते, तो ऑप्शन नंबर ट्रू करेक्ट हो जाएगा। 19th क्वेश्चन, अ डिफ्लेक्शन एंगल इज एन एंगल इन विच अ सर्वे लाइन मेक्स विथ प्रोलोंगेशन ऑफ बैक साइड। नो, इट कम्स विद द प्रोलोंगेशन ऑफ प्रीसीडिंग लाइन। क्या हो जाएगा? प्रीसीडिंग लाइन से जो हम एंगल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसवर्सिंग बाय डिफ्लेक्शन एंगल इज मोर सुटेबल फॉर सर्वेज ऑफ रोड्स, रेलवेज, पाइपलाइंस और एंड एक्सेट्रा। तो जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो रोड्स, रेलवेज और पाइपलाइन में ही यूज में लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ट्रू हो जाएगा। डिफ्लेक्शन एंगल में वेरी फ्रॉम, जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है वो वेरी करता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री। कितने में वेरी करता है? 0 टू 90 डिग्री। कुछ वैल्यूज है, एक हो जाएगा ये 0 टू 90 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अभी मैंने डिस्कस किया क्या होता है।
वो होते 2n-4 90 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल वो होता है हमारे पास 2n+4 × 90 डिग्री। ठीक है, होपफुली आपको आज के क्वेश्चन समझ आए हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।